+1 फिज़िक्स में नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं काज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन का क्या काज है ये हम करने जा रहे हैं। इसमें क्या है कि हमारे पास जो व्हील होता है, जब ये सरफेस के ऊपर रखा जाता है ऐसे, तो जो सरफेस इसके नीचे होता है, जो इसका नीचे जो सरफेस होता है वो क्या है, वो डिप्रेस हो जाता है, ऐसे डिप्रेस हो जाता है। जैसे ही हम व्हील को सरफेस के ऊपर रखते हैं तो वो सरफेस जो इसके नीचे होता है दैट विल गेट डिप्रेस। व्हेन ए व्हील इज प्लेस्ड ओवर द surface, then the surface below the wheel get depress and there will be a bump, एक प्रकार का बम्प यहाँ पर पैदा हो जाता है। अब ये गड्ढे में चला गया है, ये व्हील जो है अगर आप देखें तो ये गड्ढे में चला गया है और इसके आगे एक बम्प भी, एक टक्कर जैसी पैदा हो गई है इसके आगे। अब इसको बाहर निकालना है। जितनी फोर्स इसको इस बम्प को क्लाइंब करने के लिए इस जितनी फोर्स इस व्हील को इस गड्ढे में से बाहर निकालने के लिए लगेगी और इस बम्प को क्लाइंब करने के लिए लगेगी, ये जो बम्प है ये देखो, ये इसको क्लाइंब करना है, हमने चढ़ना है, तो जो फोर्स होगी वो सारी की सारी जो होगी दैट विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दैट विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो मेन काज यही है कि व्हेन ए व्हील is placed over the surface, then surface under the wheel get depressed and a bump will created before wheel. So force will required to come out the wheel from डिप्रेशन, या इस डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए, एंड टू क्लाइंब द बम्प is the force of friction which is the cause of रोलिंग फ्रिक्शन। वो क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन का काज है कि व्हेन ए व्हील इज प्लेस्ड ओवर द सरफेस, सरफेस के ऊपर हमने इसको रखा और जैसे ही रखा देन सरफेस अंडर द व्हील गेट डिप्रेस्ड, वो नीचे चला जाएगा, एंड ए व्हील एंड ए बम्प विल क्रिएटेड, और एक जैसे टक्कर जैसे इसके आगे पैदा हो जाएगी बिफोर व्हील। सो फोर्स विल रिक्वायर्ड टू कम आउट द व्हील फ्रॉम द डिप्रेशन, इस गड्ढे से या इस डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए हमें फोर्स चाहिए, एंड टू क्लाइंब द बम्प, और इस बम्प को चढ़ने के लिए भी फोर्स चाहिए। किसको चढ़ने के लिए, व्हील को चढ़ाने के लिए, एंड टू क्लाइंब द बम्प इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो फोर्स चाहिए वो सारी की सारी क्या होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, दैट विल बी द काज ऑफ रूलिंग फ्रिक्शंस। नाउ नेक्स्ट अवर जो टॉपिक है दैट इज
graph between applied force and the force of friction for a stationary object। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए हम ग्राफ ड्रा करने जा रहे हैं। तो ग्राफ को जैसे जैसे हम ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये हमने सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। अब ये स्टेशनरी है। अब हमने इसको मूव करवाना है इस साइड को, तो हम इस साइड को अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? अप्लाइड फोर्स। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ज़्यादा लिखने की बजाय इसको सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी अप्लाइड फोर्स है। ये क्या है? एफ जो है अप्लाइड फोर्स है। और यहाँ पर इसके सरफेस के ऊपर जो लग रही है यहाँ नीचे, दैट इज़ द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब क्या है कि जब तक बॉडी स्टेशनरी है, तो देखो ग्राफ हम ड्रा करने जा रहे हैं। ये हमारी अप्लाइड फोर्स है। फोर्स क्या है? एफ। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। ये आज जैसे हमने जीरो, कोई फोर्स नहीं लगाई तो जीरो। अब हमने फोर्स लगाई, जैसे हमने फोर्स लगाई वैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ा, परंतु ये चल नहीं रहा है। फोर्स हम लगा रहे हैं, बॉडी चल नहीं रही है, परंतु उसके जो फ्रिक्शन को हम क्या कर रहे हैं? काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। कि हम मान लो वो जो बॉडी है उसका वेट है 20 किलोग्राम, हमने फोर्स लगाई 10 किलोग्राम, पहले लगाई 0 ग्राम की, तो 0 ग्राम मीन्स 0 ग्राम ही उसका फ्रिक्शन हुआ। फिर हमने ग्राम फोर्स लगाई, उसके बाद हमने लगा दी और फोर्स लगाई 10 ग्राम की लगा दी, 10 ग्राम फोर्स लगाई, तो उतना ही इसका फ्रिक्शन हुआ, बॉडी मूव नहीं की। फिर हमने एक स्टेज आई कि उसको हम, क्योंकि इसका वेट है मान लो 20 ग्राम, जब हम 20 के बाद 21 ग्राम लगाएंगे तो ये थोड़ा सा हिलना शुरू कर देगी। तो यहाँ तक जो था वो यहाँ तक, ये जो पोजीशन है, ये यहाँ मान लेते हैं कि ये यहाँ तक बॉडी जो है वो रेस्ट में है। यहाँ तक बॉडी क्या है? रेस्ट में है। इसके बाद अगर हम फोर्स लगाते हैं तो ये मोशन में आ जाती है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसको क्या कहेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन। जहाँ तक ये रेस्ट में रह रहा है, ये 19-20 तक, ये 20 तक रेस्ट में रहा। 20 के बाद जैसे ही हमने इसको 21 पे किया तो ये इसका फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो गया। फ्रिक्शन कम हो गया, परंतु उतना ज़्यादा कम नहीं हुआ और ये मोशन में ऐसे आ गई। अब ये हो गया इसका काइनेटिक फ्रिक्शन। ये क्या हो गया? इसका काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है जहाँ पर ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन की, दैट इज़ कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इस ढंग से ये, अब इसका जब तक ये स्टेशनरी है तो इसका वेट जो है वो कौन बैलेंस कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। परंतु जब मोशन में आ रही है तो इसका जो सारे का सारा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट विल बी इक्वल टू स्टैटिक फोर्स, दैट विल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इस ढंग से ये ग्राफ ये रिप्रेजेंट करता है कि अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है कब तक? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तक। तो फ्रॉम दिस ग्राफ between
Fs and F is straight line up to maximum value of किसकी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन called limiting friction, and after that it will काइनेटिक फ्रिक्शन. ये क्या होगा? काइनेटिक. तो सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्शन है वो कौन सा है? ये. उससे कम कौन सा है? स्टैटिक. और उससे कम कौन सा है? काइनेटिक. और उससे कम कौन सा है? रोलिंग. ये. और बड़ी दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन. उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन है, उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन है, और उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन है. दिस इज एफ आर फॉर रोलिंग, एफ आर. तो ये दोनों ऑलमोस्ट बराबर ही होते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. परंतु स्टैटिक फ्रिक्शन कई बार बॉडी तो स्टेशनरी रहती है, हम फोर्स लगा भी रहे हैं, तो जब ये जस्ट बिगिन टू स्लाइड करती है, देन इट इज़ द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. सो दिस इज अबाउट द graph between the applied force and force of friction. Next